बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हालात क्या हैं यार इस मुल्क के, पता ही आपको। चीज़ें जो हैं वो अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दे रही। कुफ्ते ख़रीद है रह नहीं गई, तो मामले बड़े गड़बड़ हैं और वो सारा कुछ माफिया पे डाल रहे हैं। माफियाज़ हैं, माफियाज़ का हमें सामना है, सिट्टेबाज आ गए। इस पर बात करेंगे हुकूमत के। और फिर क्या इमरान खान साहब जो हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी को राज़ी करने में कामयाब हो गया है या कामयाब हो जाएगा। और फिर कोई अंदर खाते रावलपिंडी में भी कुछ अफवाहें और इतलात हैं, कुछ मामलात जो हैं वो उनके अपने डिसिप्लिन का एक इशू बना हुआ है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे डस्का जो इलेक्शन थे, वहाँ धांधली हुई थी ज़िमनी इलेक्शन में। फिर दोबारा इलेक्शन का अमल हुआ था, पोलिंग दोबारा हुई थी। तो वो धुंध में जब गायब हो गए थे बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तो उसकी अब रिपोर्ट जो आ गई है, तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आइन के तहत तमाम आमला जो है, इंतज़ामिया जो है, वो उनके फ़ैसलों की पाबंद है, अहकामात की पाबंद है इलेक्शन कमीशन के आइनी तौर पर। और फिर उनके पास अदालती इख्तियारात भी होते हैं, जैसे वो ट्रिब्यूनल के तौर पर भी काम करता है इलेक्शन कमीशन। ये जो इलेक्शन इंतखाबी उज़रदारियाँ वगैरह, और फिर जो मुख्तलिफ़ अहकामात जारी करता है उन पर अमल दरामद के लिए। और फिर उन्हें आइन के तहत जो इख्तियारात हाई कोर्ट्स को हैं, तौहीन अदालत के, वही इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं। यानी उनकी हुक्मदूली की जाए जब, तो फिर वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं या उनकी तज़हीक की जाए। जैसा कि फवाद चौधरी साहब और आज़म स्वाति साहब जो हैं वो फंसे हुए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ अपनी तोपों का रुख करके। और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जनाब, पूरी काबीना कह रहे हैं जनाब उनके साथ जाया करें। तो वो जो NA 75 डस्का का इलेक्शन था, उस वक्त आपको याद होगा, फिर उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वगैरह तब्दील कर दिए थे, और फिर कोई पुलिस वाले भी इधर उधर किए थे। अब उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट, जो जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मरतब करके इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द की है, उसमें ये साफ ज़ाहिर हो गया है कि उसमें सियासी और इंतज़ामी मुदाखलत थी हुकूमत की, और बड़े पैमाने पर थी वो। एक तो जनाब उसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर हाउस है, वहाँ मीटिंग्स होती थी डस्का में, और वहाँ सरकारी अफसर भी आते थे, सियासतदान भी आते थे। उसमें जो वाज़े तौर पर नाम लिखा हुआ है वो फरदौस आशिक अवान साहबा का है, वो भी उन मीटिंग में जाती थी। और फिर एक डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं मोहम्मद इकबाल साहब, वो बड़े उन दिनों उनमें टर्नैली दिखा रहे थे। और जनाब उन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, लेक्चरर या प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के होता के, उन सबको जनाब उन्होंने मुख्तलिफ हदायत जारी की। उनका ये इंतज़ामी और पुलिस जो कर रही है ना, मोचे करवा रही है PTI वालों को, आपने नहीं उसमें कुछ करना, उनको करने देना है। और शहरी इलाके, क्योंकि वो नून लीग का गढ़ है, शहर जो है उसके, वहाँ वो कहते हैं 25% से ज़्यादा वोट नहीं बैठने देने। ये कौन कह रहे हैं? इकबाल साहब जो हैं डिप्टी डायरेक्टर। और फिर वो कह रहे हैं जनाब लोग खड़े हों वोट डालने के लिए, जो मर्ज़ी करें। आपने एक तो अमल सुस्त कर देना है पोलिंग का, और दूसरा 4:30 बजे पुलिस की मदद से बंद कर देने पोलिंग स्टेशन। कोई बंदा ना आए ना वोट डाले। क्या जी टाइम हो गया, ख़त्म हो गया जनाब। जो अंदर जो हैं वो उन्होंने एक और स्कीम उसमें लगाई थी कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो टाइम ख़त्म होने के बाद भी वोट डाल सकते हैं। वो उन्होंने वो भी टेंटा नवेड़ दिया था कि बंदे अंदर जमा ही ना हो, एक एक करके बस बाहर से आएँ, अंदर लाइन ही ना लगे। बाहर से ही पुलिस वाले ऐसे को कर रहे थे। और फिर कोई DEA कोई हैं मकबूल शाकर, वो साहबा हैं या साहब हैं, वो भी ज़ाहिर है वो फिर जो पोलिंग ऑफिसर वगैरह, जो असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर वगैरह जो होते हैं, वो तो स्कूल टीचर वगैरह होते हैं। तो वो जनाब उन्होंने उनको यही हदायत जो इकबाल साहब जो हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, वो उनको कहनी थी जनाब। तलीमी अफसर जो हैं, एक और डिप्टी ज़रिए अफसर हैं, उनका नाम है जनाब अकबर घुमन। उन्होंने भी प्रिजाइडिंग अफसरों को
गुमराह किया। और कमर ज़मान साहब एक हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कोई मौजूद है जिसमें उन्होंने गालियाँ चालियाँ दी हुई हैं प्रिजाइडिंग अफसरों को, थोनू इंज कर देंगे तो इंज कर देंगे, छड़ना नहीं थोनू। ये सारे इंतज़ामी मशीनरी जो है इसको पूरी तरह इस्तेमाल किया इमरान खान की हुकूमत ने, और फिर उनको निजी सरकारी गाड़ियों की बजाय निजी गाड़ियों में मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया गया। कुछ 7 घंटे किसी एक नामालूम इमारत में रखा गया, किसी को कितने घंटे रखा गया। ये रिपोर्ट के कुछ निकात मेरे पास हैं, वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ कि जनाब पोलिंग स्टेशन, किला कलर वाला और DSP ऑफिस वगैरह वगैरह, शाहपुरा, मुंडे की, पसरूर, ये 7 घंटे तक ना मुख्तलिफ इन लोगों को ले जाके मुख्तलिफ इमारतों में रखा गया पुलिस सिक्योरिटी में। और रिटर्निंग ऑफिसर जसीर वाला वो अपनी अलग उनकी एक वैन बनाई हुई थी, वहाँ वो ले जा रहे हैं और आ रहे हैं। और जो लापता प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो भी ऐसे पुलिस वालों के साथ उनको भेजा गया जो उनके साथ जिनकी ड्यूटी नहीं थी। और एक खातून प्रिजाइडिंग अफसर का तो ये कहना है कि मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई, बुरा सलूक किया गया। और जो डिप्टी ज़िले अफसर डस्का है उसने भी प्रिजाइडिंग अफसरों को कहा कि हुकूमत को फेवर दो भाई जी, हुकूमत के नाल मिलो, इंज नहीं गल बननी। ये इस तरह की कोई रिपोर्ट है। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब 17 प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं उन्होंने जो पहले प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किए गए थे ना, वो दरख्वास्त दे देते हैं जनाब ड्यूटी बदलवाने के लिए कि जनाब हम ड्यूटी नहीं कर सकते। ख़वातीन ख़ास तौर पर उनके को अपने मसाइल पर बना लेती हैं, फिर दरख्वास्त दे के कह देती हैं जनाब हमें प्रिजाइडिंग अफसर या इलेक्शन ड्यूटी से मुस्तस्ना किया जाए, फिर उनकी जगह मुतबादल ले लेते हैं। वो कहते हैं 17 जो दरख्वास्तें थीं, ज़ाहिर है जो ये बेईमानी नहीं करना चाहते थे वो एक ही हाथ से लिखी हुई दरख्वास्तें हैं, जिनके बारे में उन्होंने समझा कि ये शायद हमारी बात ना माने, तो उन्हें कहा कि अपनी ड्यूटी बदलवा लो जी। और उन्होंने ड्यूटी क्या बदलवाई, वो एक ही हाथ से लिखी हुई दरख्वास्तें हैं। और फिर SHOs जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया। वो भी उस रिपोर्ट में जिक्र है कि कौन कौन से पुलिस वाले, कौन कौन से DSP वो उसमें मुलव्वस रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो उसमें ये कहते हैं जनाब के पुलिस के हवाले से ये कहते हैं कि उन्होंने इलेक्शन जोड़ तोड़ में पूरा काम किया, पूरा किरदार, और अपनी हदूद भी तब्दील करते रहे। और पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर पुलिस वाले, हालांकि जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है उसके पास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए जाते हैं उसको, लेकिन पुलिस वाले जाके उन्हें डिक्टेट करवाते थे और हुक्म जारी करते थे कि जनाब कोई बात नहीं, आप ले लें, उस पर शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी पे वोट डालने दें। और फिर SHOs की सरकारी गाड़ियाँ और लापता प्रिजाइडिंग अफसर SHOs उनको लेके गए अपनी गाड़ियों में, और वो हालांकि वो ट्रांसपोर्ट का वो हिस्सा ही नहीं था, गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट। और फिर वो प्रिजाइडिंग अफसर गायब रहे। और फिर उन्होंने कहा जनाब कि पुलिस एहलकारों ने ये एतराफ़ किया है कि SHO ताहर सजाद की हिदायत से उन्होंने सारी गड़बड़ की है। हसास मवाद को अमन अमा की सूरत हाल के नाम पर जो इलेक्शन के जो रिकॉर्ड था, बैलेट पेपर वगैरह, और जो उसको जनाब के अमन अमा के नाम पे वो कहीं उनको ले गए और वहाँ पर बैठ के वो करते कुरते रहे, अफसरों से बदतमीज़ी भी की। और पुलिस एहलकार ताहर सजाद, यासीन, गुलाम हैदर नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्वस रहे, खुफिया मकामात पर ले जाते रहे। और रिटर्निंग अफसर और डिप्टी रिटर्निंग अफसर जो इलेक्शन कमीशन के अपने लोग हैं, वो भी कहते हैं उन्होंने वो काम नहीं किया, वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की जो कि उनको करनी चाहिए थी। और उनको पता ही नहीं था कि 20 डिप्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो लापता हैं। वो उन्हें बाद में पता चला, कोई इस तरह की वो रिपोर्ट है। रिपोर्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन इससे ये एक ठप्पा इलेक्शन कमीशन ने लगा दी है कि जनाब इसमें सरकारी मशीनरी जो है वो बुरी तरह इस्तेमाल की गई। और ये आइन की भी वाज़ह खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब आइन और कानून की बालादस्ती की बातें करते हैं, इंसाफ की बातें करते हैं कि सबके साथ बराबर सलूक होना चाहिए, और रियासत मदीना का जिक्र बार बार करते हैं। ये भी नाइंसाफ़ी होती है खान साहब। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी कि जो जीत रहा है
आप अपना असर और सूख और अपने वसाइल, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके उसको शिकस्त से दो चार करना चाहते हैं सिर्फ एक सीट के लिए। लेकिन फिर जब दोबारा इलेक्शन हुए तब भी वो जो खातून है नून लीग की वो जीती हैं। बहरहाल ये एक चेहरा इस हुकूमत का सामने आ गया। वो जो मशीनें बनाते फिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पता नहीं क्या क्या सारा कुछ ये वाला, ये सारा समझ आ गई है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में ये वाली हरकतें हो सकती हैं। हालांकि सीट के जीतने या हारने से जो तादाद है पीटीआई की उस पर कोई ऐसा फ़र्क नहीं। ये तो थी ही नून लीग की सीट, और अगर ये जीत जाते एक सीट ज़्यादा लेके खान साहब क्या करते हैं? पहले ही उनके पास जो पूरी तादाद है और मुक्तदरा उनके साथ उस वक्त ऐसे जपनियाँ डाल के फिर रही थी, तो उस वक्त तो फिर ये कोई परेशानी वाली खान साहब को बात ही नहीं थी। अब शायद कोई मामला इधर उधर हो जाए। बहरहाल अब दो सूरतें हैं, एक तो वो खुद कॉग्निजेंस ले ले, इलेक्शन कमीशन खुद कार्रवाई शुरू कर दे इस रिपोर्ट की रोशनी में, बाकायदा ट्रायल शुरू कर दे, और दूसरी सूरत यह है कि वो अपना एक इजलास करें और इजलास के बाद वो इस रिपोर्ट की जो रोशनी में मुतलका महकमों को इंज़बाती कार्रवाई का या फौजदारी कार्रवाई का, मुकदमा तो दर्ज हैं पहले भी, तो वो उसके तनाज़र में फौजदारी और इंज़बाती हर दो कार्रवाइयाँ वो हो सकती हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन इस बाबत रिपोर्ट भी तलब कर सकता है कि जो हुक्म जारी किया है इतने दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट दी जाए। अब यार ये बड़ी बेचैनी, और अद्वियात से लेके पेट्रोल तक, आटे से लेके चीनी तक, हर चीज़ जो है वो महंगाई इतनी हो गई है, लोग गालियाँ दे रहे हैं। मैं अभी पेट्रोल डलवाने गया था तो वहाँ जो ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल सवार थे, वो नौजवानों की बात नहीं कर रहा, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तो वो मैंने खुद उन्हें बद्दुआएं देते हुए सुना है अपने कानों से। और फिर जो मेडिकल स्टोर्स पर चले जाएं, अगर किसी से बात कर लें तो पता चल जाता है कि जनाब यहाँ तो कोई किसी के दिल से दुआ नहीं निकलती हुक्मरानों के लिए। अच्छा, अब ये जो आपके फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब घबराए हुए, दो तीन वज़ीर ये लगाए हुए हैं इन्होंने कि जनाब आप केस प्लीड करें, बताएं लोगों को कि पूरी दुनिया में महंगाई आई है, माफियाज के हत्थे चढ़ गए हुए हैं, माफियाज ये कर रहे हैं। और भाई माफियाज, चीनी वाले माफियाज आपके साथ बैठे हुए हैं। खुसरो बख्तियार साहब, जहांगीर तरीन साहब ने आपको इक़्तिदार की जो उस पर संगासट क्या कहते हैं उसको, संगासन पर बिठाने में जो किरदार अदा किया है वो आपको ही पता है। और फिर यार ये ना हर काम में, आपको याद होगा पिछले साल जब ये मामला हुआ था पेट्रोल का, बहरहाल इन्होंने कीमतें गिरा दी थी, कम कर दी थी पेट्रोल की, तो पूरे मुल्क से पेट्रोल गायब हो गया था। और फिर ये कहते हैं माफिया से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और माफिया के हाथों ऐसे ब्लैकमेल हुए कि फौरी तौर पर इनको कीमतें बढ़ाना पड़ी पेट्रोल की। और यूं ही कीमतें बढ़ी, वही पेट्रोल पंप जिन्होंने लिखा था कि पेट्रोल ख़त्म है, 5 मिनट बाद वो उन्होंने अपना चेंज किया प्राइस रेट्स, और वो पेट्रोल पंप जो है वो काम कर रहे थे। चीनी का इन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए, वो कहते हैं कि 33 करोड़ खुसरो बख्तियार की मिलों को और पता नहीं कितने करोड़ जहांगीर तरीन की मिलों को मिला था, एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी थी, और बाद में मुकर गए जनाब, मुझे तो पता ही नहीं। हालांकि कबीना की मंजूरी थी, वो पंजाब वाले वफाक वाले पंजाब पे ऐसे डाल रहे हैं। वो माफियाज तो आपके साथ, आप माफियाज को कंट्रोल मैंने करना है, आपने करना है। आटा उन दिनों ख़त्म हुआ, वो पहले जिक्र हो चुका है, अब आटे का क्या जिक्र करें बार बार। और जो चीनी है, क्रशिंग सीजन जो है वो आमतौर पर 10-15 नवंबर से शुरू हो जाता है। तो ये कहते हैं सिट्टे की वजह से अभी पता नहीं कितने हज़ार टन वो चीनी जो है मौजूद है ज़खायर, लेकिन वो क्योंकि सिट्टा खेल रहे हैं, ये मसनूई जो किल्लत है या मसनूई कीमतें हैं ये बढ़ाई जा रही हैं, तो हुकूमत किस मर्ज़ की तबाह है, ये तो आप ही नहीं करना है ना। अब अद्वियात जो हैं, अद्वियात ये जैसे मैंने जिक्र किया पेट्रोल का, कि पेट्रोल में इन्होंने ऐसे किया कि जनाब फिर कीमतें बढ़ाई फौरी तौर पे, और ये कहा
कि अगर कीमतें ना बढ़ाती तो पेट्रोल नायाब रहना था, दस्तयाब ही नहीं होना था आम लोगों को, इसलिए मजबूरन कीमतें बढ़ाई। और अद्वियात पे भी इन्होंने बरमला ये कहते रहे हैं। अब जो कीमतें हैं ना अद्वियात की, वो 4 गुना यानी 400% से 1000% तक, 10 गुना तक कीमतें बढ़ी हैं अद्वियात की। और ख़ास तौर पे जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं वो तो बिल्कुल ही बस से गरीब लोगों की बाहर हो गई हैं। इनके वो कैनी साहब होते थे, आमिर कैनी साहब, 2-2.5 साल वजारत कुट के चले गए। उनके दौर में जो महंगाई हुई है अद्वियात की, और जो हुआ फिर वो इनके ज़फ़र साहब थे, क्या नाम था उनका, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उन्होंने जो इनके मावन थे उनके दौर में जो हुआ। और फिर ये जो जिसको माफिया कहते हैं, आप ही के बंदे उनके साथ मिले हुए हैं। अब जो फैसल साहब हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं, फैसल सुल्तान जो इनके शौकत खानम के अफसर हैं, वहाँ अहदेदार हैं, वो इनके बने हुए हैं मावने खसूसी। और फिर वो उनके बारे में ख्याल है कि वो शायद अच्छे आदमी हैं, लेकिन फिर भी वो कीमतें किसने, वो जो माफिया है इन्होंने ये कहा कि जनाब ये कीमतें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं कि जो फिर वो उनकी जो प्रोडक्शन और सेल रोक देते हैं। ये इनके अपने बयान हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जनाब साल्ट महंगा हो गया, वो कहते हैं ये हो गया वो हो गया। वे जो फार्मासिस्ट हैं, कंपनियां जो हैं वो जाती हैं, जाके जनाब वो कोई कर करा के अपना सिस्टम लगाते हैं। और उस सिस्टम में जो पेट्रोल की इंक्वायरी रिपोर्ट थी अबू बकर खुदाबख्श की, वो लाइन उसके मुताबिक कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही? भेज दीजिए एफआईए को। एफआईए सोई, एफआईए कौन है, किसके बंदे हैं वो? यार झूठो झूठ चताली अखीर ही हो गई है इतने। अल्लाह माफ़ करे, मैं वो पिछले भी लाग में कह बैठा कि फरवरी मार्च क्रूशल हैं, फरवरी तक खान साहब लम लेट ना होए और तवीज़ दे असरात ज़ायल ना होए, या जिन्नात तो कम लेना ने ना छड़िया तो मामला ठीक नहीं रहने, कम ख़राब हो जाना। ये मैंने कह दिया। अब नीचे मैं कमेंट्स देख रहा हूँ आप लोगों के, तो यार सब ने जो कहा हुआ कि जो सब है तो कह रहे हो फरवरी मार्च उससे मर जाएंगे फरवरी मार्च तक। ये हाल है सर। ये सिर्फ आप ही नहीं, सिर्फ मेरे भी इलाके में नहीं, हमारे दीगर दोस्त जो करते हैं, जो असल हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं, कौम के सामने रखने की कोशिश करते हैं, सबके साथ यही हो रहा है। सबके साथ एक तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सबके वो नीचे कि जनाब ये आप क्या कह रहे हैं कि जनाब ये कोई ऐसा तरीका लभो कि अखा मिचिए तो हुकूमत बदली हो गई। सर इस हद तक हालात ख़राब हो गए हुए। और पीडीएम का 11 नवंबर को जलसा है। अब मेरी इतला के मुताबिक लंदन से एक पैगाम आ गया है कि भाई लोगान वास्ते नाकाबिले बर्दाश्त होगी, हुकूमत सख्त इक़दाम करें, लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं और लॉन्ग मार्च और फ़ज़ा बनाकर इस मुल्क में लोगों को मुतहर्रिक करें, फ़ाल करें, अपने साथ में लाएं और फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जो है ये इनका ख्याल है कि ये जाएंगे। और लॉन्ग मार्च का तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे करेंगे, उसका एंड कैसे होगा, फिर जो पीपल्स पार्टी की तजावीज़ हैं इन हाउस तब्दीली वाली, उन पे किस हद तक किस तरह अमल किया जा सकता है। अब 11 नवंबर पर लोगों की नज़रें हैं। और ये मैंने अर्ज़ किया था कि ये 20 नवंबर से पहले शायद चाहते हैं कि वो 25-30 जो बिल हैं वो जॉइंट जो सेशन है असम्बली का, पार्लियामेंट का, वहाँ से वो मंजूर करवा लें। लेकिन वो पता ही चला है कि वो इनके पास वो तादाद पूरी नहीं हो रही। ये उस वक्त तक वो बिल पेश नहीं करेंगे जब तक तादाद पूरी नहीं हो जाती। इनको अब अपने बंदों पे भी यकीन नहीं है, अतहादियों पे भी यकीन नहीं है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो 20 नवंबर वाले हैं वो इनकी उस तरह मदद नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले करते थे। और अब जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना कि क्रूशल टाइम फरवरी और मार्च,
एक तो खान साहब के लिए, खान साहब तो लम लेट हो जाएंगे, इनका तो कोई मसला नहीं, कह देंगे जनाब ऐसी कोई है, 1 पेज है, कोई मसला नहीं, जो आप कहेंगे हो जाएगा, तमाम वसाइल हाज़िर हैं, तमाम मसाइल जो है मैं अपने खाते में डाल लेता हूँ वगैरह वगैरह। खान साहब की ये जब देखेंगे ना वो कि सारा कुछ लिपेटा जा सकता है, या ये बिल्कुल ही गैर जानवर हो गए, मेरे सर से हाथ हटा लिए, फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जो मसला बना हुआ है ना रावलपिंडी में, वो भी थोड़ा सा गंभीर है, और डिसिप्लिन कायम करने के लिए और यकजहती के लिए जो हमारी फ़ौज का खासा है, उसमें थोड़ा सा एक ख्याल ये किया जा रहा है, जो 3 स्टार्स और 4 स्टार्स जर्नैल हैं वो सोच रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा जो गड़बड़ हुई है 6 अक्टूबर वाले मामले पे, और फ़ौज के अंदर कुछ ऐसी गेम शेम की कोई इतलात हैं, तो लग ये रहा है कि किसी अहम शख्सियत को, उसके लिए भी फरवरी मार्च जो है वो भारी है। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि लेटर ऑफ थैंक्स या कोई इस तरह कोई मोहब्बतनामा दे के लोगों को घर भेज दिया जाता है, इस तरह की बातें वहाँ फिर हो रही है। मसला उसमें यह बना हुआ है मेरी इतला के मुताबिक कि 5 और 6 अक्टूबर के जो 5 या 6 अक्टूबर को जो इजलास था कोर कमांडर्स का और 3 स्टार जनरल्स का, उसमें बहुत सारे चाके जो है ना, चाके झिझक डिसिप्लिन के पर्दे, वो उसमें कुछ खुल गए। आर्मी चीफ के सामने किसी लेफ्टिनेंट जनरल को उनकी राय से खुल्लम खुल्ला इख्तलाफ करना, या फिर अपनी राय को इस अंदाज में बयान करना कि जिससे साफ पता चले कि ना चीफ साहब की गल पसंद नहीं आई, ये नहीं होता। लेकिन उन मीटिंग्स में वो कुछ जो चाके आप कह लें ना, एक चाका ही होता ना, झिझक, वो किसी हद तक उसमें वो हुआ, डिस्टर्बेंस हुई, डेंट पड़ा कहीं ना कहीं। अब वो लोग जो ज़ाहिर एक मौजू था जिस मौजू पे राय मांगी गई, उस मौजू पे वो बाद में भी वो अपना हक समझते हैं कि हम बाद में भी किसी भी वक्त जब हमारे जहन में कोई अच्छी बात आए, अच्छी राय आए, तो क्यों ना अपने चीफ को उससे आगाह कर दिया जाए। तो वो जो डेंट पड़ा है, और ऐसी बातें जिन पर बात नहीं हो सकती थी, वो बातें भी अब कह लें आपके ज़ेर बहस किसी न किसी अंदाज में हैं। तो उससे बचने के लिए वो जो अक्सरियत का फ़ैसला है उसी के साथ ज़ाहिर है बाजवा साहब जाएंगे आर्मी चीफ, या जो पल्स रिपोर्ट्स उन तक पहुंच रही हैं वो तो ज़ाहिर है उससे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए ख़तरा एक तरह से ये है कि मार्च में शायद कोई आप ऐसी खबर सुने वहाँ से भी कि जनाब ये हो गया है, फलां साहब जो हैं वो उन्होंने मजदूरी ज़ाहिर कर दी अपने मज़ीद फ़राइज़ की अदायगी के लिए, या कुछ भी इस तरह का कोई भी। ज़ाहिर है बाजवा साहब ने डिसिप्लिन कायम रखना है अपना, और डिसिप्लिन पे तो कोई समझौता नहीं हो सकता। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।